गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आइए हम फिर शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, शुरुआत कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने अभी तक इसमें जो क्लास कंप्लीट की थी कैलेंडर की, और कैलेंडर में आखिरी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि किसी सामान्य वर्ष में कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर बिल्कुल समान होगा, तो आप लोगों ने सिंपल सा ये ट्रिक सीखा होगा कि यदि किसी भी महीने में, किसी भी सामान्य वर्ष में महीनों की बात आएगी तो जहां जहां डिजिट समान होंगे वहां वहां पर हमने आपको बताया था कि दिनों की जो संख्या, महीनों की जो कैलेंडर होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं, तो कल वाली जो बात हमने खत्म की थी, मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में एक नंबर कोड है। सामान्य वर्ष में एक नंबर कोड था जिसका नाम था 1440 250 36 146, और लीप वर्ष में था 03 40 250 36 146। यहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि सामान्य वर्ष में जो जनवरी का कैलेंडर होता है वो एग्जैक्टली अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर के कैलेंडर सामान्य वर्ष में बिल्कुल समान होंगे। अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर भी समान होते हैं। सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर भी समान होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सामान्य वर्ष में मई जैसा कैलेंडर, जून जैसा कैलेंडर और अगस्त जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होता है। मई, जून और अगस्त जैसे कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। सामान्य वर्ष में इन 2 महीनों के कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। वैसे सामान्य वर्ष में अगस्त का भी कैलेंडर रिपीट नहीं होता। वही लीप वर्ष में अगर हम बात करें तो जनवरी का जो कैलेंडर है वो अप्रैल और जुलाई के जैसा होता है। जनवरी का जो कैलेंडर है वो अप्रैल और जुलाई के जैसा होता है। और क्योंकि 2020 लीप वर्ष है तो फरवरी का कैलेंडर अगस्त के जैसा होगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के जैसा होगा। मार्च का कैलेंडर और नवंबर के कैलेंडर बिल्कुल सेम होते हैं। सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर भी सेम होते हैं। हम कहेंगे कि मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर भी सेम होता है। लेकिन फिर से मई, जून और अक्टूबर जैसा कैलेंडर रिपीट नहीं होता है। यह बात मैंने आपको कल समझाई थी, या आखिरी हमारी क्लास में यह चर्चाएं हुई थी। पर अभी मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जोड़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यह कंसेप्ट या ट्रिक शायद आपको कहीं और ना मिले, पर यह डायरेक्ट आंसर निकालने में आपकी मदद करेगा। जैसे कि सामान्य वर्ष हैं, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा। सामान्य वर्ष हैं, और सामान्य वर्ष में आप लोगों को नंबर कोड पता है 1440 250 36 146। पिछली 2 क्लासेस ये नंबर कोड अब आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉमन हो गया होगा, क्योंकि अब आपको चीजें याद हो चुकी हैं। तो 144025036146 ये जो नंबर कोड है ये 12 महीनों का कोड था, पर इसमें मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं अब उसे समझना। जैसे कि अगर आपसे कोई कहें कि किसी सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो, 20 मार्च को रविवार हो, सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो, तो बताइए उस वर्ष 20 दिसंबर को क्या होगा? उस वर्ष 20 दिसंबर को क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई भी महीना, किसी भी महीने की कोई तारीख दे दी जाए, किसी वर्ष की वर्ष ना बताया जाए, बस बताया जाए कि वह सामान्य है कि लीप वर्ष है,
और मार्च से लेकर दिसंबर में तो वर्ष ना भी बताया तो भी हम उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीनों में ही अंतर आता है सामान्य और लीप वर्ष में, बाकी सब सेम रहता है। ट्रिक्स पर गौर करिएगा, किस प्रकार की ट्रिक्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात यह करना चाह रहे हैं कि यदि सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो, सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो या किसी वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो, तो क्या हम बता सकते हैं कि 20 दिसंबर को क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसे सवालों में फिर हम क्या करेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर तारीख को दिया है और डायरेक्ट किसी और तारीख को बताना है। अगर यह वर्ष दे दिया होता तो हम ट्रिक से हल कर लेते, लेकिन यहां तो वर्ष दिया ही नहीं है, उसी वर्ष में हमें निकालना है। तो डायरेक्ट आंसर ध्यान से सुनना। मुझे बताइए कि मार्च का नंबर कोड या मार्च का मंथ कोड है 4, ये मार्च महीने का कोड है। और मैंने आपको बताया कि अगर डिजिट सेम है तो कैलेंडर सेम होते हैं, पर अगर डिजिट सेम नहीं है तो भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे मार्च का नंबर कोड 4 है और दिसंबर का नंबर कोड 6 है, दिसंबर का नंबर कोड 6 है। मार्च का नंबर कोड 4 और दिसंबर का नंबर कोड 6 है। तो बस आप मुझे बताइएगा कि दिसंबर का जो नंबर कोड है वो मार्च से अगर कंपेयर करें, अगर वो दोनों सेम होते तो कैलेंडर सेम होता, लेकिन दिसंबर का नंबर कोड 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा होने का मतलब दिसंबर का जो महीना है वो मार्च की तुलना में 2 दिन आगे का होता है। बस मेरी बात अगर आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, इसका मतलब यह हुआ कि मार्च की तुलना में दिसंबर का जो महीना है वो 2 दिन आगे का होगा। फिक्स्ड है ये। जैसे मान लेते हैं कि 4 मार्च को रविवार है तो फिक्स हो गया कि 4 दिसंबर को 2 दिन आगे मंगलवार होगा। जैसे कि इस महीने मान लेते हैं कि इस साल आपने देख लिया कि 1 मार्च को रविवार है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल 1 दिसंबर मंगलवार को आएगी। ये फिक्स्ड है कि हमेशा ही मार्च की तुलना में जो दिसंबर का महीना होगा वो 2 दिन आगे का रहेगा। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि 20 मार्च को रविवार था तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि 20 दिसंबर को 2 दिन आगे का दिन होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो दिसंबर का मंथ कोड है वो मार्च से 2 दिन आगे का है। क्या मेरी ट्रिक्स आप लोग समझ पा रहे हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि अद्भुत है ये सब कोई या हर कोई नहीं बता पाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वो लॉजिक है जो शायद आपको कोई दूर दूर तक नहीं समझा पाए। महीने में भी हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं यदि हमें ये पता चल जाए कि 1 तारीख को ये है, या किसी महीने की कोई तारीख पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली किसी और तारीख पर जंप कर सकता हूं। एक सवाल का जवाब देना मुझे, मैं फिर एक सवाल दे रहा हूं आप लोगों को इसी लॉजिक पर एक और सवाल ट्राई करिए जरा। इसी लॉजिक पर एक और सवाल ट्राई करिए और मुझे जवाब दीजिएगा। बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। अगर समझ में आ जाए आपको मजा आएगा। यदि 5 जून को शुक्रवार हो, 5 जून को शुक्रवार हो तो 5 दिसंबर को क्या होगा? 5 जून को शुक्रवार हो तो 5 दिसंबर को क्या होगा? 5 जून को शुक्रवार हो तो 5 दिसंबर को क्या होगा? 5 दिसंबर को क्या होगा? 5 दिसंबर को क्या होगा? बढ़िया। शनिवार सैटरडे, थर्सडे भी आ रहा है, मेरी बात पर आप ध्यान देते चलिएगा प्लीज। मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले कैलेंडर का जो कोड है उस पर गौर करिए, कोड पर गौर करिए। तो अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जून का कोड है और ये दिसंबर का कोड है। तो मुझे आप ये बताइए, जून की तुलना में दिसंबर एक ज्यादा है, मतलब दिसंबर का महीना 1 दिन आगे का है। तो हम कहेंगे कि 5 जून को यदि शुक्रवार है तो 5 दिसंबर को
शनिवार ही होगा, 5 दिसंबर को शनिवार ही होगा। पांच दिसंबर को शनिवार ही होगा, 5 दिसंबर को शनिवार ही होगा। अब मुझे बताइएगा कि आवाज ठीक आ रहा है? जो अभी कई विद्यार्थी कह रहे थे कि आवाज कम आ रहा है, तो शायद अब आवाज ठीक आ रही होगी। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। मैं देखूं कितने लाल लालियों को बात समझ में आ गई है। एक थोड़ा सा कठिन सवाल देता हूं मैं, इसी में हमें नहीं पता कि वर्ष कौन सा है, लेकिन फिर भी हम आंसर बता सकते हैं एग्जैक्टली। मुझे बताइए, यदि आपसे कोई कहें कि 5 अप्रैल को शनिवार था, 5 अप्रैल को शनिवार था, तो 12 अक्टूबर को क्या होगा? 12 अक्टूबर को क्या होगा? 5 अप्रैल को शनिवार है, तो 12 अक्टूबर को क्या होगा? 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 यदि 5 अप्रैल को शनिवार है तो 12 अक्टूबर को क्या होगा? पहले आप 5 अक्टूबर तक पहुंचिए, 5 अक्टूबर तक पहुंचिए और फिर 12 अक्टूबर पर भी चले जाएंगे। बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर संडे है, कुछ लाल लाली फ्राइडे भी कर रहे हैं अभी भी। जरा ध्यान से सुनिए, आप लोग मेरे कंसेप्ट को समझ पाए कि नहीं? ये अप्रैल का कोड है, ये अप्रैल का कोड है और ये अक्टूबर का कोड है, तो अप्रैल के रिस्पेक्ट में अक्टूबर एक ज्यादा है ना, और अगर ज्यादा है तो आगे का दिन होगा, अगर ज्यादा है तो आगे का दिन होगा। तो मैं सबसे पहले तो निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा 5 अक्टूबर। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि 5 अक्टूबर को रविवार होगा। क्यों? क्योंकि यदि 5 अप्रैल को शनिवार है तो 5 अक्टूबर को रविवार होगा, 5 अक्टूबर को रविवार होगा, क्योंकि अप्रैल के तुलना में अक्टूबर का कैलेंडर एक दिन आगे का है, क्योंकि मंथ कोड एक दिन आगे का है। तो फिर हर 7 दिन पर दिन रिपीट होते हैं, तो हम कहेंगे 5 और 7 12 अक्टूबर को भी रविवार होगा, क्योंकि 7 दिन आगे चले जाओ या 7 दिन पीछे चले जाओ, दिन हमेशा रिपीट होंगे, दिन हमेशा रिपीट होंगे। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो बस मैं एक छोटा सा कंसेप्ट ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि मंथ कोड सेम है तो कैलेंडर सेम होगा, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो जो परिवर्तन उसमें आएगा वही परिवर्तन उस कैलेंडर में भी आएगा। मतलब यदि जनवरी के तुलना में फरवरी का कोड 3 ज्यादा है तो फरवरी का महीना 3 दिन आगे का होगा। जनवरी की तुलना में अगर अप्रैल 1 कम है तो अप्रैल का महीना जनवरी से 1 दिन पीछे का होगा। जनवरी की तुलना में यदि जुलाई 1 कम है तो जुलाई का महीना 1 दिन पीछे का होगा। एक खूबसूरत ट्रिक्स है कि आप किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में किसी भी तारीख पर सीधा जंप कर सकते हैं। समान तारीख पर पहले पहुंचिए और फिर वो जो निकालना चाहें 7 दिन आगे पीछे करके हम किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था समान महीनों के कैलेंडर। आज मेरा कंसेप्ट है समान वर्ष के कैलेंडर, समान वर्ष के कैलेंडर, समान वर्ष के कैलेंडर, समान वर्ष के कैलेंडर। आपसे कोई कहे कि 2020 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा? 2020 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा? यदि कोई आपसे पूछता है कि अगली बार 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए कंसेप्ट पर आइएगा। मैंने इस टाइप के सवालों के लिए 2 मेथड बनाई हैं, एक तो वास्तविक कंसेप्ट है और एक ट्रिक्स बनाई है। तो ध्यान से सुनते चलिएगा, ये ट्रिक्स आपकी पूरी तरह से मदद करेगा, ये ट्रिक्स आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। जैसे मान लो कि हमसे कोई पूछ रहा है
कि ये इस वर्ष का कैलेंडर अगली बार फिर से रिपीट कब होगा। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर कैलेंडर रिपीट क्यों होते हैं। पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर मैं ट्रिक्स पर आऊंगा। सवाल यह है कि आखिर कैलेंडर रिपीट क्यों होते हैं। तो उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए कुछ इतिहास की बातों में चले जाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात, इस दुनिया में जब कैलेंडर बने थे ना, तो सभी लोगों ने 1 तारीख को सोमवार माना था। मतलब 1 जनवरी या जो भी नया साल हम मानते हैं, उसमें 1 तारीख को सोमवार माना था। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रतिवर्ष फिर 1 तारीख सोमवार को आनी चाहिए थी। आखिर अगर 1 तारीख को आपने सोमवार माना, तो अगला साल भी 1 तारीख सोमवार को क्यों नहीं आई। क्या आप बता सकते हैं कि अगले साल ये दिन क्यों बदल गया। आप ये जानते होंगे कि आखिर अगले साल ये दिन क्यों बदल रहा है, जबकि हमने नए साल को सोमवार मान लिया था जब पहली बार कैलेंडर बनाया था। कभी भी कोई पूछे कि 1 तारीख का दिन पहली बार क्या माना था, तो सोमवार माना था। तो मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि आखिर कैलेंडर क्यों बदले। उसका एक ही जवाब है, विषम दिनों के कारण। उसका एक ही जवाब है, विषम दिन के कारण। कैलेंडर के बदलने का सबसे बड़ा कारण था ऑड डेज। कैलेंडर के बदलने का सबसे बड़ा कारण था विषम दिन, ऑड डेज। मैंने आपको बताए थे कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते उन्हें ऑड डेज कहते थे। सामान्य वर्ष में 365 दिन को 7 से विभाजित किया जाए तो 52 सप्ताह और 1 दिन बच जाता था। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन बच जाते थे। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग, अगर सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह बनने के बाद 1 दिन बच गया ना, तो इस 1 दिन बचने के कारण अगले साल कैलेंडर सोमवार से नहीं मंगलवार से शुरू हुआ होगा। फिर इसी टाइप में अगले साल कैलेंडर बुधवार से शुरू हुआ होगा। फिर इसी टाइप में अगले साल कैलेंडर हो सकता है 2 दिन आगे बढ़ गया हो, शुक्रवार से शुरू हुआ हो, लीप वर्ष आया हो। फिर अगले साल कैलेंडर शनिवार से आया होगा। फिर अगले साल कैलेंडर रविवार से आया होगा। फिर अगले साल कैलेंडर सोमवार से आया होगा। इसका मतलब मेरे लाल लालियों, जब ये विषम दिन जुड़कर पूरा सप्ताह बना लेंगे ना, जब विषम दिन जुड़कर पूरा सप्ताह बना लेते हैं, तो कैलेंडर पुनरावृत्त होते हैं, रिपीट होते हैं। कैलेंडर रिपीट होते हैं। अगर हम कहेंगे कि जब भी ऑड डेज, विषम दिन उनके बीच में जितने आ रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि 2019 वाला जो कैलेंडर है वो 2024-25 में आएगा, मान लो मैंने ऐसा कहा, तो इसका मतलब उन दोनों वर्षों के बीच के जो ऑड डेज हैं वो पूरा वीक बनाएंगे, इसलिए कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कैलेंडर के रिपीट होने का कारण है विषम दिनों का जुड़कर पूरा सप्ताह बना लेना। सोमवार से कैलेंडर शुरू हुआ, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, और इस तरीके से सप्ताह पूरा होने के बाद फिर सोमवार शुरू हुआ होगा, और जिस वर्ष सोमवार शुरू हुआ होगा कैलेंडर रिपीट हुआ होगा। तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको यह बात समझ में आ गई कि हां, कैलेंडर जो रिपीट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो कैलेंडर के रिपीट होने का जो सबसे बड़ा कारण है, विषम दिनों का जुड़कर पूरा सप्ताह बनाना है। तो अब मैं आप लोगों के सामने ट्रिक्स रख रहा हूं। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आ जाए और आपसे कोई कहे कि 2017 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा, कोई भी आपसे कहे कि 2017 जैसा कैलेंडर या कोई भी वर्ष का कैलेंडर अगली बार कब आएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। ऐसे वर्ष में या ऐसे सवालों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करते हैं। मतलब जब भी कोई सवाल आ जाए, जैसे कि 2017 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट को बस आप 4 से विभाजित कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। 4 से विभाजित करने के बाद 4 से विभाजित कर देना। यदि
यदि शेषफल एक आता है, यदि शेषफल एक आता है तो ऐसा कैलेंडर 6 वर्ष में पुनरावृत्त होगा, 6 वर्ष में पुनरावृत्त होगा। मतलब अगर 4 से विभाजित करने पर शेषफल एक आया तो कह देना कि वो 6 वर्ष में रिपीट हो जाएगा। यदि शेषफल 2 या 3 आ जाए, यदि शेषफल 2 या 3 आ जाए, 2 या 3 आ जाए तो आप कह देना कि वह 11 वर्ष में पुनरावृत्त होगा। मतलब उसमें 11 जोड़ देना, यहां 6 जोड़ देना, यहां 11 जोड़ देना। लेकिन यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, मुझे एक बात बताइएगा, आप वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर रहे हैं और 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 कब आएगा? जब वो लीप वर्ष होगा। तो अगर कोई लीप वर्ष आ जाए या शेषफल 0 आ जाए तो ऐसा कैलेंडर 28 वर्षों में पुनरावृत्त होता है। ऐसा कैलेंडर 28 वर्षों में पुनरावृत्त होता है। तो कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपको अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। यदि शेषफल 1 है तो आपको 6 जोड़ देना है, यदि 2 या 3 है तो 11 जोड़ने हैं, और यदि आपको लगता है कि कुछ भी शेषफल नहीं है तो 28 जोड़ देना है। वैसे मेरे लालो ये बात ध्यान देना, इस दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता ही है। इस दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता ही है, फिर वह लीप वर्ष हो या ना हो, क्योंकि 28 वर्ष के बाद कैलेंडरों का चक्र पूरा होता है। ऐसा मानते हुए 28 वर्ष में कैलेंडरों की पुनरावृत्ति गारंटेड है। जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आता हो तो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में और दूसरा वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। तब मीडिया में एक खबर आई थी कि अद्भुत संयोग 1983 और 2011 के कैलेंडर बिल्कुल सेम। तो ये कोई अद्भुत संयोग नहीं था। तुम अगर वर्ल्ड कप ना भी जीतते तो कैलेंडर तो रिपीट होने ही वाले थे, क्योंकि 28 वर्ष बीत चुके थे और 28 वर्षों में तो कैलेंडर का पुनरावृत्त होना गारंटी है। कैलेंडर हमेशा रिपीट होंगे, पुनरावृत्त होंगे। जब भी 28 वर्षों का गैप आएगा तो हर 28 वर्षों में कैलेंडर पुनरावृत्त होता है। लेकिन 6 और 11 मैंने जो लिखवाया वो नजदीकी कैलेंडर हैं। मान लो कि यूपीएससी ने सवाल पूछा कि सामान्यतः कितने वर्षों में कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होती है, तो शायद आज पहली बार कई लोगों को पता चला होगा कि हर 28 वर्षों में कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होती है। तो अब मेरा सवाल आ रहा है, 2017 का कैलेंडर अगली बार कब आएगा? तो आप 2017 के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। शेषफल 1 आने का मतलब कि आपको 6 जोड़ना है, क्योंकि 6 वर्षों में ऐसा होता है। तो हम कहेंगे कि 2023 का कैलेंडर बिल्कुल 2017 के कैलेंडर जैसा होगा। अब मैं इसे प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो आइए जरा गौर से समझते चलिएगा। 2017 का कैलेंडर हम प्रूफ करके दिखा रहे कि 2023 जैसा क्यों होगा। आप प्रूफ मत करिएगा, क्योंकि आप तो सीधा उत्तर बता दीजिएगा, लेकिन मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई लाल लाली हवाबाजी करे, कोई अड़ोसी पड़ोसी हवाबाजी करे तो तुम उसे चुप बिठा सको कि देखो इसका कारण ये है। तो जैसे मैंने आपको इसका रीजन बताया कि विषम दिन, ऑड दिनों के कारण कैलेंडर रिपीट होते हैं। तो 2017 में सामान्य वर्ष हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिन हमेशा 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन हमेशा 2 होते हैं। तो ये सामान्य वर्ष हैं। 2018 भी एक सामान्य वर्ष है, 2019 भी एक सामान्य वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है, 2021 सामान्य वर्ष है और 2022 भी एक सामान्य वर्ष है। जोड़ करके देख लो, आपको दिखाई देगा कि पूरा जोड़ 7 आ रहा है
और 7 दिन का मतलब पूरा एक सप्ताह बन गया। और इसीलिए अब 2023 का कैलेंडर वहीं से शुरू होगा जहां से 2017 का कैलेंडर रिपीट हुआ था, जहां से 2017 का कैलेंडर रिपीट हुआ था। यह लॉजिक है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का यह उल्लंघन कर दे। तुम घबराना नहीं, हम गरीब लोग क्या याद रखेंगे कि यदि वर्ष के अब पूछा जाए कि अगली बार कैलेंडर कब आएगा, तो अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना, अगर शेषफल 1 आए तो 6 जोड़कर उत्तर बता देना, 2 3 आए तो 11 जोड़कर, और अगर कुछ भी ना आए तो 28 जोड़कर। कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो उससे कहो तुम जानो, हमें तो उत्तर निकालना था। बाकी अगर आपको जानना है और समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे हो तो तनाव मत लेना। हर चीज मस्तिष्क में प्रवेश करे जरूरी नहीं है, पर बिल्कुल घबराना नहीं, हमें आंसर चाहिए। आदत डालिए सही उत्तर की, और हमेशा मैं दबाव डालूंगा आप लोगों को कि सही उत्तर तरीके ढूंढिए सही उत्तर लाने के, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव एग्जामों में प्रूव करके नहीं दिखाना है कि उत्तर कैसे आया। सही उत्तर के कई तरीके हैं। पहला रटा हुआ था, दूसरा मेथड थी, तीसरा ट्रिक्स था, चौथा बाय ऑप्शन था, पांचवा पड़ोसी ने दिखा दिया। हमें तो उत्तर चाहिए, फिर वो किसी भी तरीके से आया हो, क्योंकि हम वहां पर एग्जामिनर के रूप में गए हैं, किसी प्रकार का सत्याग्रह करने या लड़ने नहीं गए हैं। हमें उत्तर चाहिए, वो जिस तरीके से आया है हमें पसंद है, पर वो सही उत्तर होना चाहिए। इसलिए तरीके में ट्रिक समझ में आ गई, सबसे बेस्ट। मेथड भी समझ में आ गई, और भी बढ़िया। मेथड समझ में नहीं आई, सबसे बढ़िया, क्योंकि ट्रिक से उत्तर निकालेंगे। अब एक सवाल हो सकता है, क्योंकि क्या देखा मैंने कि लाल लाली खुद रिसर्च तो करेंगे नहीं, पर एक आरोप लगाने में बहुत अग्रणी होते हैं। मेरे लाल लाली तो नहीं, पर कुछ बाहर के जैसे कि आते रहते हैं देखने दुखने। तो कुछ किताबों में, जैसे कि एक किताब है, उस किताब ने 1990 जैसा अगली बार वर्ष कब आएगा ये पूछा था, और उस किताब ने उत्तर निकाला है। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग शेषफल 2 आया, तो 2 आने का मतलब हुआ कि 11 वर्ष के बाद 2001, ये सही उत्तर है 100%। कोई अपवाद नहीं है मेरी ट्रिक्स का। लेकिन इस किताब ने 2001 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और उसने माना है उत्तर 1996। उस किताब ने उत्तर माना है 1996। ऐसी कई किताबों ने फिर उसी गंदी किताब से कट पेस्ट किया है। तो हो सकता है कुछ लाल लाली कहेंगे बताओ मास्टर के अनुसार 2001 आ रहा था और 2001 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या यह उत्तर सही हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि 1990 तो एक सामान्य वर्ष है और 1996 एक लीप वर्ष है। इनका कैलेंडर भला कैसे सेम हो सकता है? पर क्योंकि उस किताब ने दिया है, सारे लोगों ने भी कट पेस्ट किया है, तो कंसेप्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखना उस किताब ने गलती क्या की है, उसने प्रूफ भी करके दिखाया, लेकिन गलती यह है कि वो भूल गए कि 1996 एक लीप वर्ष है और सामान्य और लीप वर्ष के कैलेंडर कभी समान नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसी गलती क्यों की होगी। अच्छे राइटर है वो भी। तो उनसे यह गलती हुई कि 1990 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1, 91 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1, 92 एक लीप वर्ष है तो विषम दिन 2, 93 एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1, 94 एक सामान्य वर्ष है, और 95 तो जोड़ आ गया 7। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 96 उसके जैसा होगा। पर यहां नियम है कि यहां पर आने वाला अगला वर्ष भी सामान्य होना चाहिए था। अगर वो लीप वर्ष आ गया तो इस प्रक्रिया को आप चलने दीजिए। फिर 96 में लीप वर्ष आ गया तो 2, 97 में लीप वर्ष अब सामान्य वर्ष है तो 1, 98 सामान्य वर्ष है और वर्ष 2000 एक लीप वर्ष है, तो यहां पर भी जोड़ आ गया 7। अब हम कहेंगे कि अगला जो वर्ष होगा वो 2001 का 1990 के जैसा होगा। पर अगर इतनी बात मस्तिष्क में ना प्रवेश करे तो सिंपल सा, अगर 2 शेषफल आया तो 11 जोड़ना था, उसमें कभी नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा, तो अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना, 1 आने पर 6 जोड़ देना, 2 3 आने पर 11 जोड़ देना। कुछ भी शेषफल नहीं आया तो डिक्लेयर कर देना कि 28 वर्षों के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा।
28 वर्षों के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। तो आइए जरा अब एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें बचा है, तो ये चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, घड़ी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, घड़ी के प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंतिम टाइप का सवाल लिखिएगा, एक सवाल कि मोहन की माता को याद है, मोहन की माता को याद है, मोहन की माता को याद है कि मोहन का जन्म 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद, लेकिन 16 अगस्त के पहले हुआ है, 16 अगस्त के पहले हुआ है। जबकि मोहन के भाई को याद है, मोहन के भाई को याद है कि मोहन का जन्म 14 अगस्त के बाद, लेकिन 19 अगस्त के पहले हुआ है, 19 अगस्त के पहले हुआ है। तब मोहन का जन्म अगस्त की किस तिथि में हुआ है, अगस्त की किस तिथि में हुआ है, अगस्त की किस तिथि में हुआ है, मोहन का जन्म अगस्त की किस तिथि में हुआ है। अगस्त की किस तिथि में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों का उत्तर आ चुका है। बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने उत्तर निकाल दिया है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगस्त की किस तिथि में हुआ है, अगस्त की किस तिथि में हुआ है। तो जरा इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। जिन जिन लोगों ने उत्तर बता दिए जरा गौर करिएगा, जिन जिन लोगों ने उत्तर बता दिए। ऐसे सवालों में हम ये मानेंगे कि माता और भाई दोनों सच बोल रहे हैं, और अगर माता सच बोल रही है तो माता ने कहा 12 अगस्त के बाद, मतलब 13, 14, 15, 16 के पहले, मतलब 16 नहीं। और भाई कहता है कि 14 अगस्त के बाद, मतलब 15, 16, 17 और 18। क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं, और अगर माता सच बोल रही हैं तो फिर अगर हम कहेंगे कि माता सच बोल रही है तो 15 अगस्त के बाद वाले दिन तो संभव नहीं, और भाई सच बोल रहा है तो 14 अगस्त के पहले वाले दिन संभव नहीं। इसका मतलब ऐसा दिन जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वो हमारा आंसर होगा। ऐसे सवालों में जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछे तो छोटी सी बात याद रखिएगा कि जो दोनों के द्वारा कॉमन बताया गया होगा वही हमारा उत्तर चुना जाएगा, वही हमारा आंसर माना जाएगा। तो ऐसे सवालों में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इस बात की सावधानी बरतना कि दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर रहेगा। लेकिन इसमें और एक बढ़िया सवाल बनता है। सवाल यह आता है कि यदि आज रविवार हो, यदि आज रविवार हो, तब 24 सप्ताह और 314 दिनों के बाद, 314 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार हो तो 24 सप्ताह एवं 314 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। यदि कभी भी प्रश्न ऐसा आ जाए कि आज ये दिन है तो इतने दिनों के बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन होगा, अगर कभी सवाल आ जाए तो कंसेप्ट पर गौर करिएगा, कंसेप्ट पर गौर करिएगा सभी लोग। यदि सवाल आ जाए कि आज रविवार हो तो इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे आज की तारीख अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आज की तारीख है 10 फरवरी। 10 फरवरी, तो 10 फरवरी का मतलब यह हुआ कि 7 दिन आगे चले जाओ या 7 दिन पीछे चले जाओ।
तो 10 और 7 17 फरवरी का भी दिन सोमवार का ही होगा इस महीने। 17 और 7 24 फरवरी का दिन भी सोमवार ही होगा। मैं आप लोगों को यह सिखाना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में 7 दिन आगे जाओ या 7 दिन पीछे जाओ, दिन हमेशा सेम रहते हैं। 7 दिन आगे चले जाओ या 7 दिन पीछे चले जाओ, दिन हमेशा ही सेम रहते हैं। दिन हमेशा ही सेम रहते हैं। ऐसे सवाल कहीं पर भी आ जाए कि आप 7 दिन आगे चले जाए या 7 दिन पीछे चले जाएं, दिन हमेशा ही समान रहेंगे। दिन हमेशा ही समान रहेंगे। तो कंसेप्ट क्या है इन सवालों का? जो 24 सप्ताह हैं, हम कहेंगे कि अगर सप्ताह पूरा बन रहा है तो सप्ताह के पूरे बनने के कारण दिन समान रहेगा। 24 सप्ताह के कारण दिन नहीं बदलेगा। दिन बदलेगा 314 दिनों के कारण। लेकिन 314 दिनों के कारण भी दिन नहीं बदलेगा। हमें देखना पड़ेगा, उसमें भी कुछ सप्ताह पूरे हो जाएंगे। हमें बस विषम दिन निकालने हैं। हमें बस निकालने हैं विषम दिन, क्योंकि जितने विषम दिन होंगे हम कहेंगे कि दिन उतने से बदल जा रहा है। तो 314 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए और 7 से डिवाइड करने पर आपके पास शेषफल आ जाएगा। और 6 शेषफल आने का मतलब हुआ, 6 शेषफल आने का मतलब हुआ हमसे वो परीक्षक पूछ रहा है 6 दिन बाद। हमसे वो परीक्षक पूछ रहा है 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम कहेंगे कि यदि आज रविवार है, आज यदि रविवार है तो 6 दिन हम कहेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आंसर सीधा बता देना शनिवार। आंसर बता देना शनिवार। मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, ऐसे सवालों में कभी भी आप लोग ज्यादा गहराई में मत सोचना, केवल विषम दिन निकालकर उत्तर बता देना। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बाद का है तो 6 दिन बाद का निकाल दो, पहले का होगा तो 6 दिन पहले का निकाल देना। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइएगा, यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि यदि आज शुक्रवार हो, यदि आज शुक्रवार हो तब 25 सप्ताह 117 दिनों के बाद 117 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 25 सप्ताह और 117 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो केवल आप शेषफल निकालिए। अगर पहले का पूछेगा तो उतने दिन पहले कर देना, यदि आगे का पूछेगा तो उतने दिन आगे कर देना। पहले पूछे तो पहले, आगे पूछे तो आगे। यदि आज शुक्रवार हैं तो 25 सप्ताह और 117 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो 25 सप्ताह हैं इसका तो कोई असर नहीं होगा। 117 में भी विषम दिन निकाल दो तो विषम दिन आ जाएंगे। हम कहेंगे कि 5, और 5 दिन का मतलब हुआ कि आज शुक्रवार हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हम कहेंगे कि आंसर आना चाहिए था वेडनेसडे, बुधवार। आंसर आना चाहिए था वेडनेसडे, बुधवार। जिन जिन लोगों ने बताया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यदि वो 5 दिन 117 दिन पहले पूछता तो शुक्रवार से पहले चले जाना। शुक्रवार से पहले गुरुवार, हम कहेंगे बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो फिर उत्तर रविवार आ जाता। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पहले पूछ रहा है कि बाद में, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑड डेज कितने आ रहे हैं। जितने ऑड डेज आ रहे हैं उतने दिन बाद चले जाओ। यदि बाद पूछ रहा है तो उतने दिन पहले चले जाओ। यदि पहले पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट है ऑड डेज निकालना, इंपॉर्टेंट है ऑड डेज निकालना। लेकिन एक छोटा सा और घटिया सवाल मैं जानना चाहूंगा कि उसको भी आप समझ लें। जैसे मान लो कि आपसे कोई सवाल पूछे, मान लो आपसे कोई सवाल पूछे किसी महीने की 3 तारीख को
सोमवार है तब महीने की 26 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। 26 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए कि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो महीने की 26 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। महीने की 26 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। महीने की 26 तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि महीने की 26 तारीख का दिन क्या होगा? महीने की 26 तारीख का दिन क्या होगा? महीने की 26 तारीख का दिन क्या होगा? 26 तारीख का दिन बुधवार आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। याद रखिए कभी भी कि जब भी आप इस टाइप के सवालों को हल करें तो अपने दिमाग में एक ही सवाल खड़ा रखिएगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो केवल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे हमेशा ही दिन रिपीट होंगे। तो 3 तारीख को यदि सोमवार है तो अगला सोमवार 10 तारीख को, अगला सोमवार 17 तारीख को, अगला सोमवार 24 तारीख को, और यदि 24 को सोमवार है तो 25 को मंगल होगा और 26 तारीख को बुधवार होगा। ऐसे सवाल बहुत इजी हैं और ऐसे सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। तो चैप्टर का आखिरी सवाल और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर का आखिरी सवाल और नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे हम। मुझे बताइएगा, एक प्रश्न है कि 100 वर्षों में तथा 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा? कितनी बार लीप वर्ष आएगा? 100 वर्षों में तथा 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा? एक बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। 100 वर्षों में तथा 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा? कितनी बार लीप वर्ष आएगा? कितनी बार लीप वर्ष आएगा? तो पहला उत्तर आ रहा है श्रीपत कुलकर्णी 25 और 100, सुमन 24, कई लोग 125, मतलब जोड़ नहीं, अलग अलग उत्तर बताइए, मुझे अलग अलग उत्तर बताइए। रामचरण कुशवाहा 24 और 96। अच्छी बात यह कि अभी तक किसी का उत्तर सही नहीं आया है। 100 और 400 वर्षों में, तो आइए पहला सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। ऐसा सवाल अंतिम सवाल है, मैं हल कर रहा हूं। हम जनरली कहेंगे कि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, तो 4 से विभाजित किया और हम कहेंगे कि 25 उत्तर होना चाहिए था। लेकिन लालो तुम लोग भूल गए कि 100 तो एक शताब्दी वर्ष है ना, और शताब्दी वर्ष में जब भी हम बात करते तो 4 का नियम नहीं 400 का नियम लगता है। तो क्या ये 100 वर्ष में 100वां वर्ष 400 से विभाजित होगा? नहीं। इसलिए लीप वर्षों की संख्या सामान्यतः 100 वर्षों में 24 होगी। तो अगर हम बात करें तो ऐसे 400 वर्ष अगर हमारे पास हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 24 होगी, इसमें 24 होगी, इसमें 24 होगी, लेकिन इसमें 25 होंगे, क्योंकि इस बार जो 400वां वर्ष होगा वो तो 400 से विभाजित होगा ही ना। इस बार जो 400वां वर्ष होगा वो तो विभाजित होगा ही ना। इसलिए 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 400 वर्षों में होनी चाहिए थी 100, लेकिन 300, 200, 300 ऐसी शताब्दियां होगी जो लीप वर्ष नहीं बनेगी, बाकी सब कुछ लीप वर्ष रहेगा।
तो लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी 97। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24 और 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97। 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97। एक खूबसूरत सवाल है। 24 और 97, 24 और 97 ये लीप वर्षों की संख्या होगी, ये लीप वर्षों की संख्या होगी। तो इसी के साथ आपका पहला टॉपिक रीजनिंग में हमने कंप्लीट कराया है। कैलेंडर, कैलेंडर हमने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं दूसरा टॉपिक, क्लॉक, घड़ी के प्रश्न। और घड़ी के प्रश्न एक कठिनतम टॉपिक माना जाता है और ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आता है, इसलिए दोनों के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैंने इस पूरे टॉपिक को कन्वर्ट कर दिया है ट्रिक्स में। यदि आपको 4 ट्रिक्स पता है तो घड़ी के सभी सवालों के जवाब आप निकाल सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं कंसेप्ट के साथ साथ। तो घड़ी के प्रश्नों में हमारा जो परीक्षक है वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। सबसे पहला सवाल पूछता है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा सवाल पूछा जाता है कोण ज्ञात करने पर आधारित, कोण ज्ञात करने पर आधारित, कोण ज्ञात करने पर आधारित। और तीसरा सवाल पूछा जाता है समय ज्ञात करने पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित। और जो आखिरी सवाल या आखिरी हम इस बार चर्चा करेंगे विविध, ऐसे कठिन सवाल जो शायद ही कोई आपको पढ़ा दे, बट हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और विविध, मिसलेनियस, मिसलेनियस, बिल्कुल। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के सवालों की, शुरुआत कर रहे हैं आज के सवालों की। और सबसे पहला सवाल दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दर्पण प्रतिबिंब में भी, दर्पण प्रतिबिंब में भी, दर्पण प्रतिबिंब में भी 2 प्रकार के सवाल हम देखेंगे। हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण, हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण, और हम देखेंगे क्षैतिज दर्पण, हम देखेंगे क्षैतिज दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण, वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर, वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम मिरर को देखते हैं तो वर्टिकली देखते हैं, इसलिए कभी भी वर्टिकल मिरर या ऊर्ध्वाधर दर्पण उपयोग नहीं होगा। एग्जामिनर कहेगा केवल दर्पण। लेकिन यदि दर्पण क्षैतिज है, जैसे कि मैंने दिखाया है, ये घड़ी हो तो उसके पीछे नीचे की ओर बनेगा प्रतिबिंब, तो अगर ऐसा दर्पण होगा तो बोलेगा कि वो क्षैतिज दर्पण है या वो जल प्रतिबिंब है। तो शब्दों पर ध्यान देना कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक आप उसे क्षैतिज दर्पण का नहीं मानेंगे। अगर वो केवल दर्पण उपयोग कर रहा है तो वह ऊर्ध्वाधर दर्पण ही माना जाएगा। यदि वह दर्पण उपयोग कर रहा है तो वह ऊर्ध्वाधर दर्पण ही माना जाएगा, वो वर्टिकल मिरर ही माना जाएगा, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में दर्पण हमेशा वर्टिकल उपयोग करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। एक घड़ी में 4:25 का समय हो रहा है। 4:25 का समय हो रहा है। 25 मिनट का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए, यदि इसे दर्पण में देखा जाए, दर्पण में देखा जाए, दर्पण में देखा जाए, तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो आपको बताना है कि मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा।
व्हाट इज द टाइम इन द मिरर इमेज? व्हाट इज द टाइम इन द मिरर इमेज? कुछ लोगों का 7:35, कुछ लोगों का 8:25, कुछ लोगों का 8:35। तब मेरी बात पहले तो आप लोग समझिए और सुनिए। हम कभी भी ऐसे सवालों में कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, इतना टाइम नहीं हमारे पास। सीधा सा एक ट्रिक्स याद रखेंगे कि अगली बार आपकी लाइफ में कोई भी सवाल आ जाए और कहे कि हम किसी दर्पण के सामने घड़ी देख रहे हैं, तो दर्पण के सामने घड़ी में क्या टाइम होगा, आपको दिए गए टाइम को 11:60 से माइनस कर देना है और 11:60 से माइनस करने पर आपको उत्तर दिखाई देगा 7:35। आपको उत्तर दिखाई देगा 7:35। यदि घड़ी में 4:25 हो रहे हैं तो दर्पण में वह 7:35 दिखाई देगा, 7:35 दिखाई देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि 11:60 से क्यों घटा रहे हैं। देखना, सारे लोग ट्रिक्स दे देंगे, मैं आपको ट्रिक्स बनाना सिखा रहा हूं जो शायद ही कोई आपको बता पाए। मेरा सवाल आप लोगों से है कि 11:60 से ही माइनस क्यों करेंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है जानना, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। 11:60 से क्यों घटा रहे होंगे, 11:60 से हम इसे क्यों घटा रहे होंगे, 11:60 से हम क्यों घटा रहे होंगे इसे। हम घड़ी के प्रश्नों में पहला प्रश्न हल कर रहे हैं कि यदि किसी घड़ी में यह समय होगा तो दर्पण में क्या समय वो दर्शाएगी, क्योंकि 11:60 का मतलब 12 घंटे हैं। जैसे ध्यान से सुनना, यदि आप लोगों को लगता है कि 12 घंटे हैं तो सीधा 12 में से क्यों नहीं घटाया, और अगर सीधा 12 में से घटाया होता तो शायद जीवन कुछ और ही होता, और आप लोगों को उत्तर जो मिलता शायद 8:15 जैसी सिचुएशन आ जाती। तो आप अगर 12 में से घटाएंगे तो उत्तर बहुत ही बदल जाएंगे। मेरा सवाल है कि ठीक है, ये 12 घंटे हैं, तो 12 घंटों को हमने 11:60 के रूप में क्यों लिखा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद ट्रिक्स बनाना सीख जाओगे। वास्तव में हमारी घड़ी जो होती है उसका अपना एक स्पेशल नंबर सिस्टम है, जहां लोग 100 से मिलकर नहीं 60 से मिलकर बनते हैं। जनरली 00 का मतलब गणित की दुनिया में 100 लिया जाता है, लेकिन घड़ी का अपना नंबर सिस्टम है जहां लोग 100 से मिलकर नहीं 60 से मिलकर बनते हैं। और इसके नंबर सिस्टम को दर्शाने के लिए मैंने 1 घंटे को बाहर निकालकर उसे 11:60 लिखा है। तो यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप मेरे लिए एक ट्रिक्स बना सकेंगे। यदि मैं आप लोगों से कहूं मतलब अगर मुझे पेपर बनाने का मौका मिले तो यह सामान्य सवाल नहीं, मैं एक नई घड़ी बनाऊंगा। मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने एक नई घड़ी बनाई है जो 10 घंटे वाली है, और वहां हर एक घंटा 80 मिनटों से मिलकर बनता है। मैंने एक नई घड़ी बनाई है जहां पर केवल घड़ी में 10 घंटे हैं और हर एक घंटा 80 मिनटों से मिलकर बनता है। यदि इस घड़ी में टाइम हो रहा हो 3:65, तो बताइए कि अगर इसे दर्पण में देखा जाए तो वहां क्या समय होगा। तो आप लोग मुझे बस फार्मूला बताइए कि फार्मूला कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नितेश का उत्तर आ चुका है। क्या आप बता सकेंगे, ये सीसेट के लिए हैं। बहुत ही बढ़िया। आंसर आ जाएगा कि हम कहेंगे हम 1 घंटे को बाहर निकालकर उसके नंबर सिस्टम को दर्शाएंगे और हम कहेंगे कि नया फार्मूला बन जाएगा 980 का। यदि घड़ी 16 घंटे और 40 मिनटों से 1 घंटा बनता हो तो फार्मूला बन जाएगा 1540 का। यदि घड़ी 12 घंटे की जगह 24 घंटे की हो तो फार्मूला बन जाएगा 2360 का। और यदि घड़ी में समय में मिनट के साथ साथ सेकंड भी दिया हो तो फार्मूला बन जाएगा 115960 का। अगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो मेरे लालो केवल इतना याद रखना
कि ऐसे सवालों में दिए गए टाइम को 11:60 से घटाएंगे। अगर घड़ी 24 घंटे की है तो 23:60 से घटाएंगे, और अगर घड़ी में सेकंड भी दिया है तो 11:59:60 से घटाएंगे। जैसे कि 12 को 11:60 में ब्रेक किया था, 60 को 59:60 में ब्रेक करेंगे तो वापिस जोड़ 12 आ जाएगा। आप अपनी ट्रिक्स का निर्माण खुद करेंगे जैसा सवाल बने। वैसे इस लेवल के सवाल बनाने के लिए एक बुद्धिजीविता चाहिए, जो अभी वर्तमान में हमारे दिवालियापन हो चुके कई एग्जामिनर के पास नहीं है। इसलिए वो गरीब लोग इधर उधर की किताबों से ही सवालों को कटपेश कर देते हैं। लेकिन यदि खूबसूरत सवाल बनाने हुए तो इसमें एक नई घड़ी बनाकर आपसे दर्पण प्रतिबिंब के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। 11:60 नॉर्मल सवाल, 23:60 24 घंटे का सवाल, और सेकंड भी पूछ लिया जाए तो 11:59:60। तो बताइए आप लोग, यदि किसी घड़ी में 10:10 का समय हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो, 12:05 का समय हो, 17:40 का समय हो और 3:40 का समय हो, तो यदि इन समय वाली घड़ियों को दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, आपसे पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, आपसे पूछा जा रहा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, आपसे पूछा जा रहा है। सभी सवालों के जवाब ट्राई करिए। यदि आप लोगों को ट्रिक्स पता चल गई हैं तो सभी सवालों के जवाब ट्राई करिए। सभी सवालों के जवाब ट्राई करिए यदि आप लोगों को ट्रिक्स पता चल गई हैं। 319 लोग देख रहे हैं, 303 लाइक हैं। बताइए कि इतनी मेहनत करने के बाद, गला खराब करने के बाद, लाल लाली पृथ्वी का मानव केवल एक लाइक देने में भी कंजूसी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर इसे एक घोर और जघन्य पाप घोषित किया जाना चाहिए। बढ़िया। आंसर बाकी नंबर के साथ बताते चलिए कि किस क्वेश्चन के नंबर का क्या आंसर है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बढ़िया बढ़िया, कई लोगों ने 5 आंसर निकाले हैं। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के रूप में हम इसे समझेंगे, ताकि आप लोगों को उत्तर निकालते आ गए हैं ये भरोसा हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल का उत्तर तो 11:60 10:10, तो आंसर आएगा 1:50। दूसरा है 11:60 11:40। जिन लाल लालियों ने 00:20 लिखा है, ऐसा भी कोई टाइम होता है, आप उसे 12:20 कहिएगा। हमारी ट्रिक्स में 12 का मतलब 0 ले लीजिए और 0 का मतलब 12, तो उत्तर आएगा 12:20। अब 11:60 से ही अगर आप इसको घटा रहे हैं तो 12 को 00 ले लेना, 12 को 00 ले लेना। लेकिन अगर आपको लगता हो तो डायरेक्टली 12 से बड़ा आ जाए तो 23:60 में से घटाकर आप इसको 23:60 में से भी घटा सकते हैं। तो यह आ जाएगा आपके पास 11:55। ये 24 घंटे की घड़ी मान लीजिए, तो उत्तर आ जाएगा 6:20। और अगर सवाल में सेकंड भी आ जाए तो आपने माइनस करना चाहिए था 11, 59, 60 में से, और आप अगर माइनस कर देते तो उत्तर आ जाएगा 3:40 तो हम कहेंगे कि 8:19 दर्पण प्रतिबिंब में होने वाला समय होगा। दर्पण प्रतिबिंब में होने वाला समय होगा। ये वो सारे के सारे सवालों की चर्चाएं हैं जो अभी हमने दर्पण प्रतिबिंब में की है। लेकिन अभी दर्पण प्रतिबिंब का पहला भी भाग पूरा नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में ही कई और टाइप के सवाल, अद्भुत सवाल, खूबसूरत सवाल, जो शायद किसी किताब वाले ने भी ना दिए हो। और याद रखिएगा, कोई गंदी किताब कुछ भी कहे, ये अंतिम आंसर है। इस सवाल के इस आंसर के लिए आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाइए, मैं प्रूव करने आ सकता हूं।
पर किसी गंदी किताब ने क्या उत्तर दिया है उसके आधार पर हमें कमेंट्स मत कर देना कि इस किताब में ये था, तो वो गंदा राइटर होगा जिसने कोई रिसर्च नहीं किया है। इस पर मैं सारे काम कर चुका हूं, इसलिए ये अंतिम है। एक बार जो उत्तर कह दिया मतलब कह दिया, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं सोचा जाएगा। तो इंतजार करिएगा अगली क्लास का। कल हम देखेंगे क्लॉक में ही अभी हम देखेंगे इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, क्लॉक से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल अभी हम देखेंगे क्लॉक में। दर्पण प्रतिबिंब के ही सवाल, दर्पण प्रतिबिंब के ही सवाल। और जो हमने मैराथन क्लास कराई है, शेयर करते चलिए। जितना ज्यादा आप शेयर कर पाएंगे, जितनी कोशिश आप लोगों की हमारी मदद करने की होगी, उतनी कोशिश हमारी भी आप लोगों की रहेगी। तो बिल्कुल शेयर करते चलिए, जितना ज्यादा हो सके क्लासेस को शेयर करने की आदत डालिए। बिल्कुल हमारे लिए, अगर आपको सीसेट की बुक लेनी है तो केवल हमारी बुक ले लीजिएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि वो मैंने लिखी है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत ही कंसाइज और पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली किताब के रूप में हमने बनाया है, जिसे आप ले सकते हैं अमेजोन पर भी और एग्जाम कर पर भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। लाइक और शेयर करते चलिएगा। बाय, गुड नाइट।